गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल का कॉरपोरेट लॉ का स्कैनर सॉल्व करेंगे सेबी रेगुलेशंस। यह सेबी रेगुलेशंस का दूसरा क्लास है जिसमें मैं पूरा स्कैनर सॉल्व करूंगा और इसमें एग्जाम में कम से कम 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 15B। क्या है? पेनल्टी फॉर फेलियर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ क्लाइंट एंड रेमेडीज अवेलेबल टू हिम। मीन्स क्या होता है? देखिए, इंटरमीडियरी एंड क्लाइंट के बीच एग्रीमेंट होता है। जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो क्या होता है, उसके लिए एक डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है। ट्रेडिंग के लिए किसी को भी शेयर लेना है तो उसके लिए डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट के लिए आप क्या करते हो? स्टॉक जो डीमैट अकाउंट के लिए डीमैट अकाउंट इंटरमीडियरीज के पास खुलाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जैसे आशिका स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा है, वह सब इंटरमीडियरीज है। फंड मैनेजर बोलते हैं उसको। ठीक है, फंड मैनेजर के पास डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है। जब डीमैट अकाउंट खुलाओगे आप फंड मैनेजर के पास तो उसके साथ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दोगे। उसमें एक एग्रीमेंट होता है, फंड मैनेजर के साथ एग्रीमेंट बनता है कि वो ये ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह लेगा, तो उस पर साइन किया जाता है। समझ में आया? तो यही बोल रहा है सेक्शन 15B, बोलता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ क्लाइंट। मींस फंड मैनेजर क्लाइंट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करता है। रूल के हिसाब से करना चाहिए कि कितना ब्रोकरेज चार्ज करेगा, इस सब के लिए उसको एग्रीमेंट करना पड़ता है। अब देखिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो फिर उस क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर आंसर समझाऊंगा। खाली एक बेसिक्स मीनिंग बता दे रहा हूँ। देखिए, इंटरमीडियरी किसको बोलते हैं? मीन्स ए पर्सन हु हेल्प पीपुल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन शेयर्स। मीन्स फंड मैनेजर। इंटरमीडियरी मीन्स होता है फंड मैनेजर, जो पीपल आदमी लोगों को फंड इन्वेस्ट करने में मदद करता है। अब देखिए, क्वेश्चन में आ रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं जूम कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं इसका एनालिसिस दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। मिस्टर गॉर्डन who is a registered as an intermediary, ठीक है, fails to enter into an agreement with his client and hence penalized by SEBI under section 15B of the SEBI Act 1992 and advised Mr. Gordon as to what remedies are available to him against the order of SEBI। मैं जूम कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप खुद पढ़िए क्या बोलना चाहता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर आंसर में आऊँगा। बोलता है मिस्टर गॉर्डन एक इंटरमीडियरीज है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं? वो इंटरमीडियरीज मीन्स एक फंड मैनेजर है। ठीक है, वो फंड मैनेजर अपना क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करना भूल जाता है। फेल्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिज क्लाइंट। क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट नहीं करता है और सेबी उसके रिगार्ड में उसको 15B का पेनल्टी लगा देता है। ठीक है, सेबी उस फंड मैनेजर को पेनल्टी लगा दिया। अब बोलता है कि मिस्टर गॉर्डन के पास क्या रास्ता है कि सेबी का पेनल्टी से वह बच सके। उसके पास क्या रेमेडीज है जिससे वह सेबी का पेनल्टी से बच सके, वो बताना है आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताया कि इंटरमीडियरी क्या होता है। इंटरमीडियरी मीन्स फंड मैनेजर। सिंपल भाषा में देखिए क्या है, मीन्स ए पर्सन हु हेल्प पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन शेयर्स। सिंपल सा भाषा में इंटरमीडियरी मीन्स होता है फंड मैनेजर, जो पीपल आदमी लोगों का फंड को इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, जैसे आशिका स्टॉक एक्सचेंज, शेयर खान एटसेट्रा इंटरमीडियरीज है। एक फंड मैनेजर है, फंड हाउस है, जहां आदमी लोग अकाउंट खोल के उसके थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए पेनल्टी क्या है। यहाँ क्या हुआ है कि इंटरमीडियरीज जो है कॉन्ट्रैक्ट करना भूल गया है इन्वेस्टर के साथ, मीन्स पीपल के साथ, जो डीमैट अकाउंट खुला है उसके साथ एग्रीमेंट करना भूल गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, पेनल्टी उस पर कितना चार्ज कर सकता है सेबी। देखिए, इफ फंड मैनेजर फेल्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिज क्लाइंट, ठीक है, इफ सच एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर सेबी रेगुलेशन। ऑब्वियसली ये एग्रीमेंट रिक्वायर्ड था सेबी रेगुलेशन के हिसाब से और वो फंड मैनेजर इंटर करना भूल गया था, तब पेनल्टी कितना होगा? देखिए 1 लाख फॉर ईच डे बट मैक्सिमम इज ₹1 करोड़। सेबी कितना का पेनल्टी लगा सकता है? 1 लाख
1 दिन का और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का पेनल्टी लगा सकता है। मैं पेनल्टी लास्ट के चैप्टर में पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा सारी पेनल्टी, आपको वहाँ से भी समझ में आएगा। और यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मिनिमम 1 लाख है, मैक्सिमम 1 करोड़ है, बस। अब रेमेडीज क्या है? यह फंड मैनेजर के पास बचने का क्या रास्ता है? यह फंड मैनेजर के पास बचने का यही रास्ता है कि यह अपील फाइल कर सके, माने सीनियर लेवल में अपील फाइल कर सके। देखिए, यह फंड मैनेजर फाइल अपील टू, 2 जन को अपील फाइल कर सकता है। एक है सेट सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल, सेट बोलते हैं, और दूसरा ये अपील फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। 2 जन के पास है, देखिए 2 जन के पास ये अपील फाइल कर सकता है, सेट और सुप्रीम कोर्ट। सेट में अपील कब फाइल कर सकता है? देखिए, अपील अगेंस्ट सेबी ऑर्डर विद इन 45 डेज। सेबी का ऑर्डर, जो पेनल्टी का ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट में ये 45 दिन में सेट के पास अपील फाइल कर सकता है। और सेट चाहेगा तो पेनल्टी को हटा देगा, या उसको जो समझ में आएगा वह वो ऑर्डर पास कर सकता है। पास सच ऑर्डर एज ही थिंक फिट। सेट को जो अच्छा लगेगा, जो जेन्युइन लगेगा, उसके रिगार्ड में वो ऑर्डर पास कर देगा। अब सेट से भी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा या फंड मैनेजर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में वो 60 दिन के अंदर फाइल कर सकता है अपील। माने सेट का ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वहां से 60 दिन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल कर देगा। सिंपल सा, देखिए सिंपल सा प्रोविजन है, पूरा प्रोविजन मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि फंड मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना भूल जाता है क्लाइंट के साथ, देखिए यदि चीज को समझ, यदि फंड मैनेजर क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट नहीं करता है तो फंड मैनेजर को पेनल्टी लगा सकता है। सेबी 1 लाख से 1 करोड़ तक का। फंड मैनेजर के पास बचने का एक ही तरीका है, वह सेट के पास अपील फाइल कर सकता है, और सेट से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। आंसर को मैं जूम किया हूँ, आप पढ़ लीजिए, पूरी तरह समझ जाएंगे। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए, जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है? स्टेट द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रेसिडिंग ऑफिसर और मेंबर ऑफ द सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल। ठीक है, बोलता है यदि हम सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं या सेट का मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बोलता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं सेट का, तो उसके लिए कम से कम आपको जज होना पड़ेगा। जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, एटलीस्ट 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के जज कम से कम 7 साल रहेंगे, और ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट एटलीस्ट 7 ईयर, या हाई कोर्ट के आप जज है कम से कम 7 साल, तो आप बन सकते हैं सेट का ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और यदि सेट का मेंबर बनना चाहते हैं तो यदि हाई कोर्ट का आप जज है 5 साल तक, तो बन सकते हैं। देखिए, मैं आंसर को जूम किया, आप पढ़ लीजिए, अब समझ में आ जाएगा। सेट का ऑफिसर और मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का 7 साल, या हाई कोर्ट का जज होगा 7 साल के लिए, और मेंबर बनने के लिए 5 साल का जज होने से भी हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए, अभी जो क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। देखिए, ये ऑडिट कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑडिट कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, ध्यान से देखिए, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 2 बार आया है, जून 2018 और 2016 दिसंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। देखिए, क्वेश्चन को जूम कर रहा हूँ, देखिए, लिस्ट आउट the main feature of a qualified and independent audit committee to be set up under SEBI regulations। ठीक है, state the main features of the qualified and independent audit committee। ठीक है, means आपको ये ऑडिट कमेटी का फीचर्स वगैरह बोलना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आंसर की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन को अच्छा से एक बार आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडिट कमेटी का फीचर क्या है, ऑडिट कंपनी किस पे एप्लीकेबल है, ऑडिट कमेटी का प्रोविजन, ऑडिट कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आंसर में मैं आ रहा हूँ, आंसर पूरा जूम कर रहा हूँ, अच्छा से देखिए, पूरा आंसर जूम किया, आप पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, मैं फिर भी समझा रहा हूँ। देखिए, जूम करके लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ। द प्रोविजन फॉर क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी ओनली। क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी का प्रोविजन सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे है, तो कंपनी शुड बी लिस्टेड होगा तो यह प्रोविजन अप्लीकेबल होगा, और सेबी का सारा प्रोविजन लिस्टेड कंपनी पे ही होता है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये प्रोविजन लिस्टेड कंपनी पे अप्लीकेबल है। अब फीचर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीचर्स। देख,
क्या बोलता है चीज को समझे। ऑडिट कमिटी हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। ऑडिट कमिटी जो डायरेक्टर्स लोग का एक कमिटी बनता है, याद रखिएगा। ऑडिट कमिटी में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये फिर भी बेसिक्स में बता देता हूँ ऑडिट कमिटी क्या होता है। ऑडिट कमिटी डायरेक्टर्स लोग का एक कमिटी बनता है जो ऑडिटर का परफॉर्मेंस को चेक करता है और कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है। ऑडिट कमिटी का रोल यही है, ठीक है। ऑडिट कमिटी डायरेक्टर्स लोग का, डायरेक्टर लोग मिल के कमिटी बनाते हैं जो कंपनी का ऑडिटर का परफॉर्मेंस को चेक करता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है। ये ऑडिट कमिटी का बेसिक रोल है। अब ऑडिट कमेटी में क्या क्या होना चाहिए, देखो। ऑडिट कमेटी हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। मीन्स जो डायरेक्टर एक्ट एज अ मेंबर्स ऑफ कमेटी, जो डायरेक्टर लोग कमेटी का मेंबर्स बन के काम करेंगे। तो ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। जो मेंबर है ऑडिट कमेटी का मिनिमम 3 होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा बोलता है 2/3 मेंबर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो ऑडिट कमेटी का जितना मेंबर होगा मिनिमम 3 मेंबर होना चाहिए और उसका 2/3 निकालेंगे, जो रहेगा 2/3, जो मैक्सिमम 66% जो मेंबर रहेंगे वो रहेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बाहर के डायरेक्टर होते हैं, कंपनी के खुद के नहीं, याद रखिए। बाहर का वो एग्जाम पास करके आएंगे और अलग डायरेक्टर होते हैं, कंपनी से रिलेटेड नहीं होते, ना प्रमोटर से ना कंपनी से, बाहर के डायरेक्टर होते हैं। तभी वो मीटिंग में फेयर जजमेंट, फेयर डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए बोलता है 2/3 मेंबर मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसके बाद बोलते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शुड बी फिनेंशियली लिटरेट। ऑडिट कमेटी का सारा मेंबर्स फिनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। मीन्स फिनांस का उनको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी शुड हैव अकाउंटिंग और फिनांस एक्सपर्टाइज। एटलीस्ट सारा मेंबर्स को फिनांस का नॉलेज होगा, लेकिन एक मेंबर्स फिनांस या अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। ऑडिट कमेटी का एक मेंबर्स अकाउंट्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। फिर बोलता है चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो चेयरपर्सन, जो सब डायरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, जो सीनियर पोस्ट में रहेगा ऑडिट कमेटी में, वह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। फिर बोलता है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट एज ए सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमेटी। कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी रहेगा उसी को सेक्रेटरी बना दिया जाएगा ऑडिट कमेटी का। फिर देखिए द ऑडिट कमेटी सेल हेल्ड एटलीस्ट 4 मीटिंग इन ईयर। ऑडिट कमेटी को 4 मीटिंग कम से कम साल में करना पड़ेगा। और क्वारम मतलब होता है मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर। मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंटेड होगा, उसको बोलते हैं क्वारम। मीन्स मिनिमम इतना डायरेक्टर आना चाहिए मीटिंग में, नहीं तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो क्वारम क्या है ऑडिट कमेटी, ऐसी मीन्स ऑडिट कमेटी 2 या 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 2 मिनिमम होना चाहिए, या जितना मेंबर है उसका 1/3, उसमें से जो हायर होगा वो क्वारम होगा ऑडिट कमेटी का। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी प्रेजेंटेड इन ए मीटिंग, मतलब मिनिमम उतना डायरेक्टर आना चाहिए मीटिंग में, नहीं तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऑडिट कमेटी का फीचर्स देखिए, एक लाइन में मैं बता रहा हूँ। मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए और 2/3 ऑफ जो डायरेक्टर है, मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। मेजोरिटी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होगा और जो डायरेक्टर होगा फिनेंशियली लिटरेट होगा और एक डायरेक्टर अकाउंट्स और फिनांस का एक्सपर्टाइज होगा। चेयरपर्सन होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। कंपनी सेक्रेटरी का काम करेगा। ऑडिट कमेटी 4 मीटिंग कम से कम हेल्ड करेगा और क्वारम जो है 2 और 1/3 ऑफ द टोटल विचएवर इज हायर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जूम कर रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आऊँगा। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ जो जून 2017 में आया है। मैं क्वेश्चन को जूम कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में 2 चीज़ बोला है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। लॉक इन ऑफ ए स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रोमोटर्स, और सेकंड क्वेश्चन है ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ आंसर को, अच्छा से देखिए। लॉक इन ऑफ ए स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रोमोटर, इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब क्या है। प्रोविजन, बेसिक प्रोविजन में बता रहा हूँ आपको। इन केस ऑफ ए पब्लिक इशू द इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द प्रोमोटर्स आर लॉक्ड फॉर द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, लॉक इन मीन्स प्रोमोटर कैन नॉट सेल द शेयर्स। ठीक है, और मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20% ऑफ टोटल शेयर्स। याद रखिए क्या बोलता है, देखिए जब एक लिस्टेड कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, तो ठीक है प्रमोटर का कुछ हिस्सा रख के शेयर इशू किया जाता है। मीन्स प्रमोटर जो कंपनी का मालिक है उसको बोल दिया जाता है कंपनी सारा शेयर इशू नहीं कर सकती है पब्लिक को, याद रखिए 20% शेयर्स प्रमोटर के लिए छोड़ देगी,
कंपनी का 20% शेयर प्रमोटर के लिए छोड़ देगी और रिमेनिंग शेयर जो 80% शेयर है पब्लिक को इशू कर देगी। फिर यही क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन आंसर देखिए, इन केस ऑफ ए पब्लिक इशू द इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द प्रमोटर्स आर लॉक्ड फॉर द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। समझ में आया? मीन्स प्रोमोटर के पास जो शेयर है, प्रोमोटर्स उसको 3 साल तक बेच नहीं सकता किसी को भी। याद रखिए, लॉक इन पीरियड है प्रोमोटर्स का होल्डिंग का 3 साल। जब भी एक लिस्टेड कंपनी शेयर इशू कर रही है पब्लिक को, तो प्रोमोटर्स का जो शेयर है, जो 20% शेयर प्रमोटर को दिया जाता है, प्रोमोटर उसको कम से कम 3 साल तक किसी को भी बेच नहीं सकता है। याद रखिएगा, 20% शेयर दिया जाता है। तो क्वेश्चन में यही बोला है, लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रोमोटर्स। तो वही बोला जाता है कि प्रोमोटर्स कितना साल तक लॉक इन में रहता है? प्रोमोटर 3 साल तक लॉक इन में रहता है, मैंने 3 साल तक अपना होल्डिंग किसी को भी नहीं बेच सकता है। सिंपल सा बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज। देखिए आंसर पढ़ रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट फॉर रिकॉग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर सेटिस्फाइड सर्टेन कंडीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देता है स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन का। रिकॉग्निशन मीन्स क्या? ग्रांट मीन्स क्या? ग्रांट मीन्स परमिशन फॉर ट्रेडिंग और डीलिंग इन शेयर्स। माने स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको ट्रेडिंग का या डीलिंग इन शेयर्स का परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट दिया जाता है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट देता है कि स्टॉक एक्सचेंज अब शेयर को बेचने और खरीदने में डील कर सकता है। ठीक है, देखिए अब कंडीशंस क्या क्या है। देखिए, मेंबर्स शुड बी क्वालिफाइड। जो मेंबर्स रहेगा स्टॉक एक्सचेंज का वो क्वालिफाइड रहेगा, जो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन बोला गया वो क्वालिफाइड रहेगा। और कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इंटर बिटवीन मेंबर्स एंड क्लाइंट के बीच कॉन्ट्रैक्ट जरूर रहेगा। और मेंबर्स मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स में मेंबर्स अकाउंट्स का प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करेगा और अकाउंट्स को ऑडिट कराएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से रेगुलरली। इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाइड करता है एक्सचेंज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ग्रांट दे देता है कि आप शेयर में डील कर सकते हैं, ट्रेडिंग और बाइंग अपने एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये बेसिक क्वालिफिकेशंस, आपको बेसिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल से। सिंपल सा है। देखिए 2 क्वेश्चन है। बोलता है लॉक इन माने प्रोमोटर्स कितना साल तक शेयर नहीं बेच सकता है? क्वेश्चन में 1 में ही पूछा है, सीधा सा बात है। प्रोमोटर 3 साल जब से अलॉटमेंट हुआ वहां से 3 साल तक वो शेयर नहीं बेच सकता है। और सीधा दूसरा क्वेश्चन बोलता है रिकॉग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिकॉग्निशन दिया है स्टॉक एक्सचेंज को, जो ग्रांट दिया हुआ है, उसका क्या कंडीशन, किस कंडीशंस में वह दिया है? ठीक है, उसके लिए 4 कंडीशन है उसका बेसिक्स, कि मेंबर क्वालिफाइड होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए मेंबर्स और क्लाइंट के बीच, और मेंबर्स पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेगा और उसका ऑडिट कराएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन में आ रहे हैं, जून 2016 में क्वेश्चन आया है। बोलता है क्या है, देखिए क्वेश्चन आपको जूम कर रहा हूँ, समझिए। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1948 having it registered office at Mumbai issued 8% redeemable bonds redeem after 7 years। क्या होता है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है, 8% रिडीमेबल बॉन्ड्स इशू कर दिया। ठीक है, रिडीमेबल जो 7 साल बाद रिडीम होगा, बॉन्ड इशू कर दिया। ठीक है, देज बॉन्ड्स वेर इशूड डायरेक्टली टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक एंड नॉट थ्रू मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वह बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने डायरेक्टली बॉन्ड्स मेंबर्स लोगों को इशू कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इशू नहीं किया। मीन्स डायरेक्टली मेंबर्स के पास चला गया, स्टॉक एक्सचेंज का कोई रोल नहीं था इसमें। ठीक है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जैसे कंपनी शेयर बेचता है तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचता है। आपको शेयर खरीदना है स्टॉक एक्सचेंज से, तो आपको यदि कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो आप क्या करोगे, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर देंगे। लेकिन यहाँ कंपनी ने क्या किया, बॉन्ड डायरेक्टली इशू कर दिया पब्लिक को। ठीक है, जैसे आप रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हो तो आप डायरेक्ट रिलायंस से नहीं खरीद सकते, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना पड़ेगा। तो वैसे ही है यहाँ क्या हुआ, कंपनी ने डायरेक्टली इन्वेस्टर को बॉन्ड इशू कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट whether such direct issue of bond by the Industrial Financial Corporation of India is not violation the provision of said act। मीन्स ये बोलता है जो डायरेक्टली बॉन्ड इशू हुआ है वह सेबी का प्रोविजन को वायलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए अब आंसर देखिए,
As per security contract regulations, a listed company may issue shares to the public only after taking permission from stock exchange. Obviously, एक कंपनी पब्लिक को शेयर देना चाहता है तो स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन लेना पड़ेगा. बट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन नॉट एप्लीकेबल ऑन आरबीआई, any local authority or a corporations set up under special act. मीन्स बोलता है जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं है. मीन्स रिजर्व बैंक अपना जो इशूज करना चाहता है कुछ बॉन्ड वगैरह डायरेक्टली पब्लिक को कर सकता है. कोई भी लोकल अथॉरिटी जो लाइसेंस निकाल के रखा है लोकल अथॉरिटी का वो भी कर सकता है, या कॉरपोरेशन यदि कोई स्पेशल एक्ट के अंदर कॉरपोरेशन सेट हुआ है तो उस पर भी सेबी का रेगुलेशन अप्लीकेबल नहीं है. तो इंडस्ट्रियल फिनेंशियल कॉर्पोरेशन ये क्या है, कॉर्पोरेशन इज ए कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर स्पेशल एक्ट, सो प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू इट. मीन्स ये डायरेक्टली अपना मेंबर्स को बॉन्ड इशू कर सकता है, यह प्रोविजन का कोई वायलेशन नहीं किया है. क्योंकि सेबी रेगुलेशंस का प्रोविजन, सीधा सा ये याद रखना आपको, सेबी रेगुलेशंस का प्रोविजन कंपनी लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है, आरबीआई पे, लोकल अथॉरिटी और कोई कॉरपोरेशंस पे यह प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है. मीन्स लिस्टेड कंपनी यदि कोई शेयर इशू करता है तो उसको सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस का प्रोविजन अप्लीकेबल करना पड़ता है यदि कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी कर रहा है. लेकिन इंडस्ट्रियल फिनेंशियल कॉर्पोरेशंस एक कॉरपोरेशन है इसलिए वह प्रोविजन उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है. यदि प्रोविजन ही अप्लीकेबल नहीं है तो एक्ट का वायलेशंस होगा ही नहीं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं. देखिए अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, सेबी पेनल्टीज फॉर वायलेशंस ऑफ सेबी एक्ट. सेबी क्या क्या पेनल्टीज माने पेनल्टी लगा सकता है यदि कोई सेबी एक्ट का वायलेशंस करता है, तो क्या क्या पेनल्टी सेबी लगा सकता है यदि कोई जो आदमी कवर है यहाँ वो वायलेशन करता है तो सेबी एक्ट का. मीन्स फॉर स्टॉक ब्रोकर यदि सेबी एक्ट का, सेबी रेगुलेशंस का वायलेशंस करता है तो उस पर सेबी क्या पेनल्टी इम्पोज कर सकता है. इंटरमीडियरीज यदि कोई भी इंटरमीडियरीज फंड मैनेजर यदि सेबी रेगुलेशंस का वायलेशन करता है तो सेबी क्या पेनल्टी उस पर इम्पोज कर सकता है, या कोई इन्वेस्टर सेबी एक्ट का वायलेशन करता है तो उस पर क्या पेनल्टी इम्पोज हो सकती है. याद देख लीजिए, बेसिक चीज बता रहा हूँ. सेक्शन 50A to 50F, ए से एफ तक सेम पेनल्टी है, प्लस HB की पेनल्टी सेम. याद रखिए ए से एफ तक सेम पेनल्टी है और HB की भी सेम पेनल्टी है. देखिए क्या है मैं समझा रहा हूँ, ए से एफ तक क्या है याद रखिए. ए से एफ तक क्या क्या कवर है याद रखिएगा. फर्स्ट ए में बोलता है, देखिए ए से एफ तक पूरा पेनल्टियाँ कवर हो जाएगा. ए में बोलता है फेलियर फॉर रिटर्न फाइल या बुक्स मेंटेन, या याद रखिएगा इंटरमीडियरीज यदि कोई रिटर्न फाइल करना भूल जाता है सेबी के पास, ठीक है, या जो बुक्स मेंटेन करने बोला गया है उसको ये नहीं करता है तो उसका क्या पेनल्टीज होगा मैं बता दूंगा. याद रखिए जो कंपनी लिस्टेड है उसको भी सेबी के पास यदि कुछ रिटर्न फाइल करना है या बुक्स मेंटेन करना है तो उसके लिए भी पेनल्टीज में कवर हो जाएगा. फेलियर फॉर कॉन्ट्रैक्ट इंटर, यदि इंटरमीडियरीज कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर करना भूल जाता है क्लाइंट के साथ या इंटरमीडियरीज कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर रहा है क्लाइंट के साथ, याद रखिएगा ये उसके ऊपर क्या प्रोविजन है. 50C बोलता है फेलियर टू सॉल्व इन्वेस्टर प्रॉब्लम, यदि जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा उसका प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सॉल्व नहीं कर रहा है इंटरमीडियरीज, तो उसको उसके अगेंस्ट क्या पेनल्टी इम्पोज हो सकती है. उसको सिंपल भाषा में बोलते हैं रिड्रेस ग्रीवेंसेस. ठीक है, म्यूचुअल फंड में कोई डिफॉल्ट करता है तो उसका क्या पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है उसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी. यदि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है तो उसका क्या पेनल्टी होगा. और पेनल्टी 15F में बोलता है यदि पेमेंट फेल, या आपने शेयर खरीद के कुछ पेमेंट ही नहीं दिया, आपका पेमेंट फेल हो गया, या एक्सेस ब्रोकर्स चार्जेस होगा यहाँ, ठीक है, CH चार्जेस होगा, ठीक है, वो याद रखना है. यदि इंटरमीडियरीज एक्सेस ब्रोकरेज ले लेता है तो क्या पेनल्टीज होगा. और 15HB में बोलता है वायलेशन वे नो पेनल्टीज की. यदि सेबी रेगुलेशंस का कोई वायलेशन करता है उसका कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दिया है तो वो HB में कवर हो जाएगा. याद रखना 15A से F तक प्लस HB तक मिनिमम पेनल्टी 1 लाख रुपया की है और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया की है. A से H तक
कोई भी पेनल्टी आपको एग्जाम में नहीं समझ में आया तो ये वाला मेंशन कर दीजिएगा। मिनिमम 1 लाख रुपया और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया। क्या क्या चीज़ कवर है देखिए। फेलियर्स, ये पेनल्टी किसके किसके ऊपर अप्लीकेबल है वो भी याद रखिएगा। ये है यदि कोई लिस्टेड कंपनी जो कवर है यहाँ सेबी एक्ट में, या कोई स्टॉक ब्रोकर है, या इंटरमीडियरीज है, या इन्वेस्टर है। सेबी को जिसका लगेगा गलती है उसके अगेंस्ट वो पेनल्टी इम्पोज कर देगा। ठीक है, ए से एफ तक जरूर देखिएगा। फेलियर्स फॉर फाइल रिटर्न, यदि कोई रिटर्न फाइल नहीं करता, बुक्स मेंटेन नहीं करता, इंटरमीडियरीज। फेलियर्स टू कॉन्ट्रैक्ट इंटर, जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाहिए सेबी रेगुलेशन के हिसाब से वो नहीं करता है। तब यदि इन्वेस्टर का प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, या म्यूचुअल फंड कोई डिफॉल्ट करता है, या डिफॉल्ट बाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर देता है। इस सब में पेनल्टी याद रखिए, मिनिमम पेनल्टी 1 लाख है, मैक्सिमम 1 करोड़ है। सिर्फ ब्रोकरेज के केस में मैक्सिमम 5 टाइम ऑफ ब्रोकरेज है, याद रखिएगा। मैक्सिमम पेनल्टी 15 से एफ तक सेम है। सिर्फ ब्रोकरेज के केस में 5 टाइम्स ऑफ ब्रोकरेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और एच पी में मीन्स जहाँ कोई पेनल्टी नहीं दिया है वहाँ भी इसको मेंशन कर दीजिएगा। और देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है 15G। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 15G, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स डिस्क्लोजिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी का कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय डिस्क्लोज कर देता है, उसके कारण दूसरा को सस्ता में शेयर मिल जाता है और हाई प्राइस में वो बेच देता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। ठीक है, उस कंपनी और उस डायरेक्टर के ऊपर जो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहा है, उसके ऊपर से भी पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स जो रूल्स और रेगुलेशन रेगुलरली चल रहा है और जो ट्रेड तरीका से नहीं कर रहा है, ट्रेडिंग गलत तरीका से कर रहा है, अनफेयर ट्रेड कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी से भी पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। याद रखिएगा 15G और H का सेम पेनल्टी है। देखिए क्या है, नॉट लेस देन 10 लाख बट विच में बी एक्सटेंडेड टू 25 करोड़। या देखिए मिनिमम 10 लाख है और मैक्सिमम 25 करोड़ है, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड फ्रॉम इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग से जितना प्रॉफिट हुआ उसका 3 गुना, व्हिचएवर इज हाई, दोनों में से जो हाई होगा उतना का पेनल्टी इम्पोज हो जाएगा। याद रखिए 15A से, देखिए दिखा रहा हूं मैं, ए से एफ तक सेम पेनल्टी है, 1 लाख से 1 करोड़, याद रखना है आपको। और G और H का सेम पेनल्टी है, 10 लाख से 25 करोड़ और 3 टाइम ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग व्हिचएवर इज हाई, दोनों में से जो हाई होगा वो है। अब मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसका पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ये मैं पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ, जस्ट मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसके साथ आपका सारा एग्जाम का क्वेश्चन चल जाए। जून 2018 में आया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्टिंग। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ 5 प्रकार की लिस्टिंग होती है। इनिशियल लिस्टिंग, लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू, ठीक है, लिस्टिंग फॉर राइट इशू, लिस्टिंग फॉर बोनस इशू, एंड लिस्टिंग फॉर मर्जर और अमालगमेशन। शॉर्ट में बता रहा हूँ, देखिए इनिशियल लिस्टिंग क्या होता है, जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर लिस्ट कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है। याद रखिए इनिशियल लिस्टिंग मीन्स कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज के पास जा रही है अपना शेयर को लिस्ट कराने के लिए। हेयर शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्टॉक एक्सचेंज। शॉर्ट में बता रहा हूँ, लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू मीन्स जब लिस्टेड कंपनी इशू करती है शेयर, किसको, पब्लिक के, पब्लिक को जब शेयर इशू करती है तो लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू बोलते हैं। लिस्टिंग फॉर राइट इशू, राइट इशू मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोगों को शेयर दे रही है जो लिस्टेड कंपनी। लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू मीन्स पब्लिक को शेयर दे रही है, राइट इशू मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर दे रही है। और बोनस इशू, जब कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट से बोनस दिया जाता है, उसको बोलते हैं लिस्टिंग फॉर बोनस इशू। और लिस्टिंग फॉर मर्जर और अमालगमेशन, मर्जर और अमालगमेशन के थ्रू जो लिस्टिंग होता है, इसको पार्ट 1 में मैं बहुत अच्छा से समझाया हूँ, आप वहां से जरूर देखिएगा। याद रखिएगा 5 प्रकार की लिस्टिंग है। इनिशियल लिस्टिंग मीन्स फर्स्ट टाइम कंपनी अपना शेयर लिस्ट करा रही है। पब्लिक इशू, जब पब्लिक को शेयर दे रही है। राइट इशू मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है। बोनस इशू, जब कंपनी को बोनस प्रॉफिट ज़्यादा होता है तब वो कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट करती है, मीन्स बोनस देती है। और मर्जर के कारण सब जो शेयर इशू होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये भी एक बार मैं खाली आपको जूम करा दे रहा हूँ। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग। लिस्टिंग कराने से क्या फायदा होता है। लिस्टिंग मतलब रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है, सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन कराना। कब एक कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग से क्या होता है, कंपनीज का वैल्यू बढ़ जाता है, कंपनी बहुत बड़ी मानने लग जाते हैं आदमी, इमेज बढ़ जाता है, तो पब्लिक इमेज ऑफ कंपनी इनहांस, पब्लिक इमेज कंपनी का बढ़ जाता है। फिर सेकंड के इजी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स
माने देखिए, इजी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इंक्रीज लिक्विडिटी पोजीशन, माने स्टॉक मार्केट से कोई भी शेयर्स को बाई और सेल कर सकता है इजिली। उससे क्या होता है, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, लिक्विडिटी पोजीशन बढ़ जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है बोथ कंपनी को, इन्वेस्टर को। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ड्यू टू सेबी कंप्लाइंसेस, ऑब्वियसली सेबी कंप्लाइंस के कारण कंपनी को क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना पड़ता है, इसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर हो जाता है। इससे क्या होगा, इजिली लोन अवेलेबल फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल। पहला पार्ट जरूर देखिएगा मेरा सीरीज का, आप उसको, उसमें ये बहुत अच्छा से समझाया हुआ है, मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या होगा, पब्लिक इमेज क्या हो रहा है, कंपनी का बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस कंपनी का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दोनों चीज बढ़ रहा है। देखिए पब्लिक इमेज इंक्रीज, बैंक बैलेंस इंक्रीज, क्योंकि शेयर इजिली अवेलेबल बाई सेल हो रहा है, इसके कारण टैक्स बेनिफिट मिलेगा दोनों को, सेबी कंप्लाइंसेस हो रहा है और कंपनी को इजिली लोन मिल जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइडर ट्रेडिंग का जो पेनल्टी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोविजन हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 15G ऑफ सेबी एक्ट इन कनेक्शन विद पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या था मैं बताया हूँ, फिर भी आपको शॉर्ट में यहाँ पढ़ा के निकाल दे रहा हूँ। डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी बाय कंपनी एम्प्लॉय और डायरेक्टर, ड्यू टू अबव इन्फॉर्मेशन वन पर्सन कैन बाय शेयर एट ए लोअर प्राइस एंड सेल एट द हायर प्राइस। और ये वर्ड जरूर लिखिएगा, डिस्क्लोजर ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मीन्स कंपनी का कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि सस्ता में शेयर खरीदा हुआ महंगा में बिक जाता है, तो उसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। उसका पेनल्टी आपको पता है, मिनिमम 10 लाख या मैक्सिमम 25 करोड़, और 3 टाइम्स जो प्रॉफिट हुआ उसका 3 गुना, विच एवर इज हायर। शॉर्ट में मैं निकाल दिया हूँ उसको, इसको मैं पहली क्लास में बहुत अच्छा से समझाया हूँ। और एक लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग सेबी मतलब सेबी। देखिए, एक्सप्लेन ब्रीफली द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग सेबी को एस्टैब्लिश करने का पर्पस क्या था। ठीक है, सेबी का मेन रूल था रूल्स बनाना स्टॉक मार्केट के लिए, सेबी का मेन पर्पस था रूल्स बनाना। ठीक है, क्या क्या देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, इन्वेस्टर लोगों को प्रोटेक्ट करेगा सेबी अपना रूल्स रेगुलेशन बना के, क्योंकि इन्वेस्टर का बहुत पैसा लगा हुआ है इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करता है। ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ स्टॉक मार्केट, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट का प्रमोशन करेगा। रेगुलेशन बनाएगा किसके लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। रेगुलेशंस फॉर स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक मार्केट के लिए रूल्स बनेगा, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए रूल बनेगा, डिपोजिटरी के लिए रूल बनेगा, और प्रोहिबिटेड करेगा इनसाइडर ट्रेडिंग। या देखिए, प्रोटेक्शन करेगा किसको, इन्वेस्टर को। ग्रोथ होगा किसका, ग्रोथ होगा रूल्स बनाने से स्टॉक मार्केट का ही ग्रोथ होगा। एंड रूल्स बनाएगा स्टॉक मार्केट, ब्रोकर एंड डिपोजिटरी, 3 जन के लिए रूल बनाता है सेबी, स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक मार्केट एंड डिपोजिटरी। और प्रोहिबिटेड करता है इनसाइडर ट्रेडिंग। ये फर्स्ट क्लास में मैं समझाया हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सो मैं कंटिन्यूली आपको बहुत सारे वीडियो दे पाऊँ। थैंक यू।